Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So आपका CUET PG LLM का एग्ज़ाम मार्च में शेड्यूल्ड है और आज उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब आपके CUET के एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने बचे हुए हैं। अगर कंसिडर हम ये करते हैं कि आपका पेपर मार्च के मिड में होने वाला है, क्योंकि अभी डेट्स आउट नहीं हुई है तो हमें ऑब्वियस सी बात है ये नहीं पता है कि मार्च के स्टार्टिंग में होगा, मिड में होगा, एंड में होगा। लेकिन अगर हम मार्च का मिड भी लेके चलते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने बहुत अच्छा खासा एक टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप पहले से प्लान कर रहे थे कि आपको ये वाला पेपर देना है। CUET का एग्ज़ाम आपको मालूम है कि पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हर कोई इसको टारगेट कर रहा है, सबको मालूम चल चुका है अबाउट द CUET PG LLM एग्ज़ाम एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इस एग्ज़ाम के चलते। देयरफॉर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन फिलिंग द फॉर्म, क्योंकि सीधी सी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक टारगेट पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, इन द सेम वे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी रहता है। तो जब हम CUET PG LLM की बात करते हैं तो इसमें आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही साथ ये इसमें आपके पास कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। क्या है CUET? ये एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि PG लेवल पे LLM के लिए करवाया जा रहा है। UG पे भी होता है, PG लेवल पे LLB के लिए भी कराया जाता है, बट मैं यहाँ पे बात करूंगी PG लेवल पे जो LLM के लिए कराया जाता है उसके बारे में। हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में सिलेबस क्या है और स्पेसिफिकली डिटेल्ड सिलेबस हम देखेंगे कि आपका CUET का क्या दिया हुआ है और किस तरीके से आप 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अचीवर्स बैच क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए लॉन्च हो चुका है 15 दिसंबर से। मैं इसमें पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच को परचेज करने में तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पर आपको 350 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है एंड साथ ही साथ इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम की बात करें तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न फॉलो करते हैं एंड इन क्लास PDF के साथ साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस है। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। अगर आपने कभी विजिट नहीं करी है तो मेक श्योर आप इसको जाके विजिट करो, क्योंकि आप स्पेशल क्लासेस यहीं पर पाओगे। जी हाँ, ये फ्री क्लासेस लिखी हुई हैं, ये वही है स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पर। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है, आपके लिए फ्री होता है एक्सेस करना। ये है फॉलो का बटन, इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स को। यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिल जाएगा, टॉर्ट्स मिल जाएगा एंड अभी मैं पढ़ा रही हूँ TPA। अगर आप प्रॉपर्टी लॉ को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैं शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लेती हूँ क्लास TPA की, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप TPA पढ़ना चाहते हो। साथ ही साथ आप और भी लेक्चर्स यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट किए हैं, हमने यहाँ पर PYQs डिस्कस करे हैं, हमने कई सारे जजमेंट्स भी देखे हैं पिछले साल के 2023, 22, 21 और 20 के। तो मेक श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लैट PG या किसी भी LLM एग्जाम की तो आप इन वीडियोस को देखना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी रिगार्डिंग वीडियोस एंड स्पेशल क्लासेस एंड ऑल्सो द रेगुलर प्लस क्लासेस। अब चलते हैं सबसे पहले CUET के एग्ज़ाम को समझने के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में आता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये भी डाउट में हैं, बिकॉज कई लोगों से बात हुई, कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि CUET की तैयारी कैसे करें, बट दे डोंट इवन नो द सिलेबस। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई कि आप पूछने तो अगले के पास चले जा रहे हो कि CUET PG की तैयारी कैसे करनी है, बट यू डोंट इवन नो द सिलेबस, यू डोंट इवन नो द पैटर्न। आपको ये तो जानना पड़ेगा ना, ये तो बेसिक सी चीज है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ ऑनलाइन टेस्ट होता है, NTA के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा, एंड इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 100, आई एम अगेन सेइंग 100 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एनी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसको आप MCQ कह सकते हो, बट
मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 400 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, विच मीन्स एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का 120 मिनट, जैसे आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ होते हैं 2 घंटे का टाइम, वही यहाँ पे 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1 मार्क की, क्योंकि सीधी सी बात है कि इतने ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है तो 1 नंबर का तो होगा ही होगा, अदरवाइज 0.25 यहाँ पर सब में होती है। ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, और एग्जाम डेट ये आपका पिछली बार का मैंने मेंशन कर रखा है, ये आपकी थी 2022 की, सॉरी 23 की, और इस बार की अगर मैं बात करूं 2024 में, तो ये आपका मार्च में कंडक्ट होने के लिए शेड्यूल्ड है। बाकी हम देखते हैं कि कैसा होगा। फिलहाल के लिए पहले से इन्होंने बता दिया कि ये पेपर ये मार्च में करवाएंगे, हालांकि लास्ट टाइम इन्होंने जून में कराया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। अभी मार्च की कोई डेट नहीं आई है, फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, अभी सिर्फ मंथ इन्होंने शेड्यूल करा है। तो ये हो गया एक बेसिक सा पैटर्न जो आपको पता होना चाहिए। अब आखिर इस बेसिक से पैटर्न में पूछा क्या क्या जाता है, तो हम सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आपका जो सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो आपका बहुत ही जनरल सा होता है। अगर आप ऑलरेडी, क्योंकि आप पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आपने और भी कई सारे एग्जाम्स हो सकता है पहले दिए हो। यू मस्ट हैव गिवन दिस, बैंक का एग्जाम कभी आपने दिया होगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो पार्ट ए में आप यहाँ पर देख रहे हो। 25 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि सिलेबस बहुत ही सिलेबस में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, विच मीन्स 100 को भी इन्होंने 2 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया है, तो पार्ट ए में दे आर आस्किंग 25 क्वेश्चंस, और वो 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। सेकेंड, आपका जनरल अवेयरनेस से सवाल रहेंगे। मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा एंड एनालिटिकल स्किल्स होंगे। ये मेजर 4 चीजें जो आपसे पार्ट ए में पूछी जाएंगी। अभी एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। जैसे बात अगर मैं करूँ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी की, तो आपको वही बात है कि मैम पार्ट ए कैसे प्रिपेयर करें। तो पार्ट ए प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस की बात है, और ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक कुछ भी नहीं आता होगा। आप 25 में से अगर आज आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा और आपको कह दिया जाए, तो आप 10 से 15 के बीच में मार्क्स बड़े आराम से ले आएंगे। और आपको अगर 25 में से अच्छा स्कोर करना है, आपको स्कोर बनाना है, तो आप 25 में से 20 नंबर टारगेट करोगे। तो सीधी सी बात है, आपको काम कितने क्वेश्चंस पे करना है, तो आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पे काम करना है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो 8 से 10 क्वेश्चंस पर काम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डेली बेसिस पर इन सब्जेक्ट्स पे कुछ ना कुछ करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज के लिए आप क्या कर सकते हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप क्लैट पीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीयूईटी भी देने वाले हैं, तो मेक श्योर आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, इससे आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। क्लैट पीजी का पेपर इस बार जिन्होंने भी दिया, उन्होंने ये पाया कि हमको रीडिंग स्किल की बहुत आवश्यकता थी, हमारा टाइम जा रहा था, हमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ना था। तो मैं बार बार स्टूडेंट से कह रही हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे आप जनरल अवेयरनेस के जो कॉलम यहाँ पे देख पा रहे हो, वो भी आपका प्रिपेयर होगा। आप जब लॉ का पेपर या अभी पार्ट बी में जब लॉ दोगे, तो उसमें भी अगर उन्होंने जजमेंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो वो भी कवर होगा। तो मतलब ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका काफी काम हो रहा है, तो वो क्यों ना करा जाए। ठीक है, आपको बेस्ट सुटेबल जो भी न्यूज़पेपर लगता है, यू मेक अ चॉइस ऑफ इट। आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप द हिंदू ही पढ़िए, आप द इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़िए, आपको जो सुटेबल लगे, लेकिन इंग्लिश का पढ़िए। अगर इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं सीयूईटी का, तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में देने वाले तो हिंदी में पढ़िए। क्लैट वाले जो होंगे वो ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश का पेपर पढ़ो, तो ज्यादा फायदे होगा। क्योंकि हिंदी का यहाँ पढ़ने से सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी, बट आपका इंग्लिश वाला काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहना चाहूंगी इंग्लिश का पेपर पढ़ो। इंग्लिश का पेपर पढ़ने से सीयूईटी का 2 पार्ट आपका क्लियर हो रहा है, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला, और क्लैट वगैरह का आपका लीगल अपडेट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, और रीडिंग आपकी तेज हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस मैंने इसी में बता दिया। अब मैथमेटिक्स की बात करूं तो बेसिक से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आए थे इस बार के पेपर में भी। तो मेक श्योर कि आप 10th लेवल के क्वेश्चंस को जरूर लगाएं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी प्रैक्टिस बुक को चूज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो इन सबसे रिलेटेड हैं। आप मार्केट में जाके सीयूईटी की भी सर्च कर सकते हो, पार्ट ए से रिलेटेड हो सकता है अब तक तो आने लग गई हो। फिर एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं, जिसमें आपको ब्लड रिलेशनशिप दिखते हैं, आपको डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट होते हैं, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होती है, और बहुत सारी चीजें आपको इसी टाइप की देखने को मिलती हैं।
तो ये इसको लिए क्या करना है, इसके लिए डेली बेसिस पे टाइम निकालना है, आधे एक घंटे काफी है, आधे एक घंटे काफी है। तो मेक श्योर कि आप रोज कुछ ना कुछ इस सेक्शन में से रोज कुछ ना कुछ पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ चारों के चारों सेक्शन आप रोज पढ़ो, आप ऐसा कर सकते हो, 2-2 का कॉम्बो बना लीजिए, ठीक है। आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ लीजिए लैंग्वेज, तो मतलब वही मैंने कहा बुक पे काम करोगे तो होता रहेगा, तो मतलब न्यूज़पेपर पे काम करोगे तो होता रहेगा। सो एक आप कॉम्बो बना सकते हो जनरल अवेयरनेस और मैथ्स का हफ्ते में 3 दिन, एंड एक कॉम्बो आपका बन जाएगा लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का। फिर मैंने कहा अगेन बात कि न्यूज़पेपर से जनरल अवेयरनेस का भी काम हो जाएगा, तो आप क्या करिए, हफ्ते में 3 दिन मैथ्स लगा लीजिए, हफ्ते में 3 दिन रीजनिंग लगा लीजिए, आधे घंटे भी अगर लगा लोगे ना बहुत है, 2 क्वेश्चन भी लगा लोगे बहुत है, अभी भी काफी टाइम है आपके पास। कमिंग टू पार्ट बी, 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होते हैं, विच मीन्स आपका लॉ से होगा। अब ये लॉ लिखा हुआ काफी तो है नहीं, लॉ में तो बहुत कुछ आता है, लॉ में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो जी हाँ सीयूईटी बहुत कुछ पूछता भी है, वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, वो बहुत ज्यादा पूछता है, वो भले 75 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 75 क्वेश्चन में 75 सब्जेक्ट आपसे पूछ लेगा, ये समझिए। आपको हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 3-3 ऐसे मिलेंगे, तो आप पढ़ तो पूरा रहे हो बट पूछे जा रहे हो 2-3 क्वेश्चन, तो समवेयर बुरा लगता है ना यार, इतना तो पढ़ा खाली 2-3 क्वेश्चन के, लेकिन कर भी क्या सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा अगर पेपर देना है तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग आपको सब कुछ आता है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं आ रहे हो, आपको आना सब कुछ चाहिए। अब आखिर ये क्या क्या पूछते हैं, लॉ में क्या क्या आता है, तो लॉ में मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर्स, ठीक है। तो मेजर्स की ये 1 की कैटेगरी है, मैं इसको कहूंगी मेजर 1 की कैटेगरी है, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा भाई होता है, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म है, लॉ ऑफ द लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर मैं हमेशा आईपीसी की बात करती हूँ, सीआरपीसी की बात करती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं कहूंगी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, फैमिली लॉ आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछा जाता है, देन आपका सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मेक श्योर कि आप इन पे अपनी एक अच्छी पकड़ बना लीजिए, अगर आप सीयूईटी में बैठने वाले हैं और आपको एक अच्छा कॉलेज, आप डीयू बीएचयू ये सब टारगेट कर रहे हो, तो आप मेक श्योर ये कर लें कि ये पेपर्स तो आपको अच्छे से तैयार करने ही करने हैं। ये सेकेंड आता है मेरे लिए मेजर नंबर 2। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आ गए, तो मेरे हिसाब से भाई इंटरनेशनल लॉ आपका इसमें आ गया, ठीक है। साथ ही साथ आपका कंपनी लॉ है आपका, मैं इसमें जूरिस्प्रूडेंस भी लिख दे रही हूँ, जूरिस्प्रूडेंस अगर मैंने पीछे लिखा होगा तो मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। देन प्रॉपर्टी लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लेबर लॉ हो गया, एनवायरमेंटल लॉ हो गया, आईपीआर है, कंपटीशन लॉ है, एविडेंस है, एंड वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। अब ये बात हो जाएगी कि मैम ये तो बच्चों वाला है, मतलब ये तो बाल बच्चों वाला है, ये तो माइनर में आ जाता है, तो माइनर में आ जाता है तो फिर, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों रख दिया मेजर्स में, बिकॉज वुमेन लॉ और चाइल्ड रिलेटेड लॉ जब आप पढ़ते हो तो इसमें आप काफी चीजें इधर उधर से ला के पढ़ रहे हो, मतलब इट्स नॉट लाइक अ कंपाइल्ड सब्जेक्ट, आपको देखने को मिलता तो है लेकिन आपको काफी चीजें इधर उधर से पढ़नी पड़ती है। अगर आप एक किताब लेके नहीं पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट में, तो आपको अलग से विमेन रिलेटेड में आपको डाउरी अलग से पढ़ना है, आपको डोमेस्टिक अलग से पढ़ना है, आप मेंटेनेंस का कंसेप्ट अलग से पढ़ोगे, आप रेप का कंसेप्ट अलग से पढ़ोगे, एडल्ट्री का कंसेप्ट अलग से देखोगे, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपको फैमिली लॉ की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको आईपीसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाइल्ड रिलेटेड में ट्रैफिकिंग वाला आप पढ़ोगे, आप हरासमेंट के केसेस पढ़ेंगे, तो जुवेनाइल जस्टिस पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, ये मुझे लगता है कि मेजर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, इस वजह से मैंने इसको मेजर्स में रख दिया। फिर माइनर्स में अकेले अलग से जुवेनाइल जस्टिस आपका दिया हुआ है, एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स भी दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर करिएगा। फिर प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम भी आपका आता है, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, आरटीआई पूछा जाता है, टैक्सेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, बैंकिंग लॉ है, इंश्योरेंस है, एडीआर है, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, एंड मैक्सिमम इन पूरे सिलेबस में से मैक्सिमम चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई थी, तो मेक श्योर कि आप इसको कवर जरूर कर लो। अब एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी डिटेल में एलएलएम का सिलेबस की किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है सिलेबस फॉर लॉ एलएलएम का। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देख सकते हो आप पूरा यूनिट वाइज दे रखा है। अब आपको करना कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो ये है कि मैम इसको तैयार कैसे करें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं।
तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ पर आपको इसमें दे दिया है क्या क्या पढ़ना है। अब भाई मुझे तो नहीं लगता कुछ छोड़ा भी है ना। तो थोड़ी चीजें एक आज स्किप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट वही बात मैं कहूंगी कि कोशिश करो कि मैक्सिमम चीजें कवर कर लो, है ना। जैसे बेसिक चीजें पढ़ोगे, फॉर्मेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इन्विटेशन टू ऑफर, प्रिविटी, अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है, ये तो पढ़ोगे। अब उसके बाद कैपेसिटी में माइनर वाला पढ़ेंगे आप, अनसाउंड माइंड वाला, फ्री कंसेंट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट्स हो गया, ये सब आप देखोगे। रेमेडीज देखोगे, फिर एसआरए भी इन्होंने दे रखा है, तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें कवर करो। अदरवाइज आप कहोगे एसआरए अलग से तो लिखा नहीं था, तो एसआरए तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बता दिया, इस वजह से। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आप सेलियंट फीचर्स दे रहे हैं, प्रीएम्बल है, सिटीजन एफआर है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फिर ये सब आप देख सकते हो, जुडिशियल रिव्यू, मतलब सब कुछ कवर कर रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो स्किप शायद अगर कर रहे होंगे तो वो फिर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को तो जरूर कवर करो। फिर इसके बाद इन्होंने देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स दे रखा है, 5-5 यूनिट सब में मेंशन कर दी है उस हिसाब से कि क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर फैमिली लॉ में हिंदू लॉ अलग से दे रखा है। ये हिंदू लॉ में देखो आप इंट्रोडक्शन का अलग है, फिर मैरिज किनशिप का अलग दे रखा है, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इनहेरिटेंस सेक्शन है, फिर माइनॉरिटी गार्जियनशिप यहाँ पे है, एंड हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट भी इसी में दे दिया गया है, और हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर दिया हुआ था। फिर आप आईपीसी देख सकते हो, तो आईपीसी में बेसिक वाली सारी चीजें आपकी यूनिट 1 में लिख दी हैं, इंक्लूडिंग पनिशमेंट। फिर जनरल एक्सेप्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिट 2 में, मतलब अकेले यूनिट 2 में देखिए कितना सारा है। अबेटमेंट का कंसेप्ट भी इसी में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी इसी में, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले, इलेक्शन वाले हो गए, पब्लिक सर्वेंट वाले जो होते हैं, वेट्स एंड मेजर, रिलीजन, सब 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 कुछ लिख दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब सब पढ़ के जाना है, ठीक है। किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सब इसमें आ गया, मिसचीफ प्रॉपर्टी वाले इसमें आ गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट 2 भी पूछ रहे हैं। 2 में इंडेमनिटी गारंटी जानते हो आप, बेलमेंट आता है इसमें, प्लेज आता है इसमें, एजेंसी आती है, फिर पार्टनरशिप आता है इसमें, सोगा आता है, वो भी पूछ रहे हैं। आप कहीं नहीं सकते हो, हायर परचेज एक्ट भी पूछ रहे हैं, आप ये कहीं नहीं सकते हो ये क्यों पूछ लिया। कंपनी लॉ तो फिर भी छोटा दिख रहा है, लेकिन कंपनी लॉ में देखिए सेबी एक्ट पूछ रहे हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे हैं, फीमा पूछ रहे हैं, कॉम्पिटिशन पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टी लॉ अगेन जनरल प्रिंसिपल्स यूनिट 1 में, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वगैरह यूनिट 2 में, फिर मॉर्गेज दे दिया, फिर उसके बाद सेल वगैरह दे दिया, फिर ट्रस्ट पूछ लिया, बताइए ट्रस्ट पूछ लिया आपका टीपीए में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग से दिया है, फिर उसके बाद मोहम्मदन लॉ एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट को साथ में कर दिया, मुस्लिम लॉ और इंडियन सक्सेशन एक्ट को साथ में कर दिया। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ का डिटेल सिलेबस है, फिर लेबर लॉ का सिलेबस है। मतलब भाई अगर आप सीयूईटी दे रहे हैं तो आपको बहुत पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ 2 में क्या दे दिया, सीआरपीसी है, जुवेनाइल जस्टिस है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स है, फिर भी कम दिख रहा है ना। देखिए बस कुछ चीजें दी हैं 1 2 3 यूनिट में, और 4th यूनिट में भी है। अच्छा 5th यूनिट में आपका बस ये है जुवेनाइल वाला और प्रोबेशन वाला। फिर जूरिस्प्रूडेंस देखिए, मैंने अभी मेंशन किया था ना जूरिस्प्रूडेंस, वो छूट गया था, तो जूरिस्प्रूडेंस में भी लगभग सब कुछ पूछ डाला। यहाँ पे जनरल पूछ लिया, स्कूल्स वगैरह पूछ लिए हैं, उसके बाद आपका ये जस्टिस वगैरह वाला पार्ट पूछ रहे हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, फिर आपका सोर्सेस पूछा, फिर लीगल कंसेप्ट पूछ लिए, एंड देन आपकी लाइबिलिटी पूछ ली। क्लिनिकल कोर्स 1 प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। अब यूनिट 1 में इसमें एडवोकेट्स एक्ट वगैरह के सेलियंट फीचर्स हैं, फिर ड्यूटीज पूछी यूनिट 2 में, यूनिट 3 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पूछा है, जिसमें मेजर जजमेंट्स भी मेंशन कर दिए गए हैं कि ये करने हैं। यूनिट 4 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड ओपिनियंस। फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये आपका दे रखा है, जिसमें अगेन फिर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। ह्यूमन राइट्स में अगेन ये टॉपिक्स कवर करने हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो दे रखा है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इसमें अलग पढ़ना है आपको, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट पढ़ना है, पब्लिक रिकॉर्ड रूल पढ़ना है, फ्रीडम देस, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, फिर बैंकिंग लॉ अलग से दे दिया इतना डिटेल में, फिर इंश्योरेंस लॉ है ये, देन इसके बाद एडीआर का हो गया, फिर उसके बाद सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट तो अपने आप में एक ग्रंथ है, ये भी आप जानते हैं। आईपीआर 1 अलग दे रखा है, जिसमें ट्रेडमार्क्स है, साइबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज पूछ रहे हैं, और पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, फिर कंपटीशन लॉ है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस है, एविडेंस में भी सब कुछ पूछ लिया, देखो कितना डिटेल है। टैक्सेशन है ये,
उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2 भी पूछ रहे हैं, जिसमें कॉपीराइट है, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉ है, जिसमें प्लांट वेराइटीज फार्मर राइट्स लॉ है, डिजाइन लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटीज कन्वेंशंस फिर आ गई। फिर उसके बाद व्हाइट कॉलर क्राइम, इस बार बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, मेक श्योर इसको आप अच्छे से करें। विमेन एंड क्रिमिनल लॉ जो मैंने कहा, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिख रहे हैं, फिर ये आपका फैमिली लॉ आ गया, ये वाला भी फैमिली लॉ है, एंड देन आपका ये आईपीसी वाला पार्ट आ गया, एंड देन ये आपका लेबर लॉज वाला पार्ट आ गया, ये इंटरनेशनल ट्रेड पूछ लिया। तो इतना डिटेल सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दे रखा है जो आपको कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यही हो सकता है भाई कि जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत डिटेल में सबके लिए पढ़ पाना इज नॉट पॉसिबल। तो आपने खुद से भी पढ़ रखे होंगे एक्ट्स, तो जो मेजर्स आपने पढ़ रखे हैं आप उसको उतना सिलेबस कवर करो, और जो माइनर्स है उसमें आप यहाँ से सिलेबस देख के कवर कर सकते हो, आप वो टॉपिक वैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि मे बी आपको आइडिया ना हो कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो माइनर्स में आप यहाँ सिलेबस से हेल्प ले लीजिए, मेजर्स में आप जैसे पढ़ते हो अभी तक पढ़ते आए हो अब वैसे ही करो। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अगर आगे मैं देखूँ तो आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो आने वाले 3 महीने के लिए। मैं इस पे फिर से एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी, स्पेसिफिकली टाइम टेबल को लेके कि आप कैसे कवर कर सकते हो। बट कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी वो ये हैं कि सबसे पहली चीज तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एक बाइफरकेशन करना पड़ेगा अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज के बीच में, आपको किस सब्जेक्ट पर कितनी मेहनत करनी है। तो वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करो और पता लगाओ फिर कितना टाइम हमें देना है, मतलब पहले पता लगाओ कि क्या एरियाज हैं और फिर उस हिसाब से अपना टाइम डिवीजन करिए। मेक श्योर कि आप मॉक जरूर लगाएं, आप मॉक्स मत मिस करें, क्योंकि मॉक से ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको अंदाजा लगेगा कि मेरे कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सवाल गलत हो रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे मॉक्स की बात हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात हो, चाहे पीवाईक्यूज की बात हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तीनों चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको मॉक्स तो लगाने ही हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पर आप मॉक्स को स्किप कर सको। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा ये पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया है, कम बार हुआ है, कम क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और बहुत वैरायटी, दे हैव अ लार्ज स्कोप ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे उतने क्वेश्चंस आप लगाएं। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिलेबस दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, जिसमें केस लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे आप बुक का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेक श्योर कि आप बेयर एक्ट पे ज्यादा रिलाई करें, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसा कि सिलेबस बताया उसमें एक्ट्स वगैरह ज्यादा दे रखे हैं, तो आप चाहें तो बेयर एक्ट्स पे रिलाई कर कर भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन इज द की, सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मैं आपको यही राय दूंगी कि प्लीज रिवाइज करते रहिए, जितना भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप जितना भी माइनर लॉस पढ़ोगे ना, जैसे जुवेनाइल पढ़ रहे हो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स पढ़ रहे हो, आरटीआई पढ़ रहे हो, ये सब आप भूलते चले जाओगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस तरीके से आप टाइम टेबल अपने पढ़ने का बना रहे हो, ऑन द सेम वे आप अपना टाइम टेबल रिवीजन का भी बनाएं और आपको याद रहे, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठी रहें। एक्यूरेसी लेवल आपको अपना चेक करना है कि जब आप मॉक्स लगाते हो तो आपका एक्यूरेसी लेवल क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 100 क्वेश्चन है, 400 नंबर है, तो एक क्वेश्चन गलत होगा तो सीधी सी बात है आपका 5 नंबर जाएगा, 4 मार्क्स तो गया, 1 नंबर और आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने 50 क्वेश्चन 100 में से 50 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका सब जीरो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपना देखें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और एक्यूरेसी आप अपनी तगड़ी रखिए। चाहे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक्यूरेसी लेवल अपना चेक करो, आपको हर एक क्वेश्चन के बाद आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। यू मेक अ स्लॉट ऑफ 100 क्वेश्चंस फॉर वन टाइम एंड फिर देखो आपने 100 में से कितने सही करें, और फिर एक्यूरेसी लेवल उस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड होने की बहुत आवश्यकता है सीयूईटी के पेपर में, जहाँ इतना सारा सिलेबस है वास्ट, जहाँ पे कम टाइम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर सिलेबस की बात करूँ, कोई अभी से भी अगर शुरू करेगा ना तो उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि वो कवर सब कुछ कर पाए, तो अभी भी आपके लिए बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होगी। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले जब आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को डिवाइड कर लिया, तो अब आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग एरिया जो मेरा है
उसमें मुझे कितना आता है। मेक श्योर कि आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो और उसका एक्यूरेसी लेवल चेक करते रहो। अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको पढ़ने की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मत पढ़िए, आप उसके सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए। आप जब क्वेश्चंस लगाते रहोगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल अपने आप पता चलता जाएगा कि मुझे लग रहा है मेरे मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी दिमाग में मेरे कि भाई मुझे ये आता है कि या सच में मुझे आता है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। कमिंग टू द वीक एरियाज, तो वो आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ डेली बेसिस पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इस तरीके से दो चीज़ों में आप डिवाइड कर लोगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। और एक और तरीका है, आप 3 कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया जो एकदम स्ट्रॉन्ग है, जिसपे मुझे पढ़ना ही नहीं है, जिसपे सिर्फ क्वेश्चन लगाने। एक है जो मुझे थोड़ा थोड़ा आता है बट मैं रिवाइज करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। और एक कैटेगरी वो है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। ये कैटेगरी अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट कैटेगरी को किनारे रख दो, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी जो आपकी आती है मेनली आपको उस पर फोकस करना है। तो आपको दिन के 2 स्लॉट बनाने हैं। एक स्लॉट में आपको सेकेंड कैटेगरी पढ़नी है जिसको आपको रिवाइज करके आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी जो आपको बिल्कुल नहीं आती है, जिस स्लॉट में आप ज़्यादा टाइम देने वाले हो उसमें वो थर्ड कैटेगरी वाला रखो, जिसमें आप कम टाइम देने वाले हो वो सेकेंड कैटेगरी वाला रखो। और दो स्लॉट आपका जो और बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं यही मानती हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी पूरे दिन में कोई 3 स्लॉट बनाता होगा। मेरे हिसाब से लोग सुबह से दिन तक पढ़ते हैं, या तो एक स्लॉट में, या दिन से शाम तक पढ़ते हैं। और एक स्लॉट होता है दोपहर से रात वाला, दोपहर से शाम वाला, या शाम से रात वाला। तो मैं मोटे-मोटे तौर पे ये समझती हूँ कि 2 स्लॉट होते हैं। एक बार सुबह से दोपहर में कभी भी आदमी पढ़ने बैठता है और एक बार शाम से रात में कभी भी पढ़ने बैठता है। तो आप ये समझो कि एक स्लॉट में आपको 2 टास्क निपटाने हैं और एक स्लॉट में आपको 2 टास्क निपटाने हैं। ये 2 स्लॉट कौन से होने वाले हैं, तो एक आप जब स्लॉट बनाओगे जिसमें 2 काम निपटाने हैं और एक जो बनाओगे 2 काम, तो आपको क्या करना है, जो आपने ज़्यादा वाला बनाया, मुझे लगता है सुबह से दिन वाले में ज़्यादा टाइम होता है, तो आप इसमें क्या करोगे, अपनी थर्ड कैटेगरी जो आप जिसमें नील बटा सन्नाटा हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आप पहले वो चीज़ पढ़ लोगे। सेकेंड काम क्या करोगे, सेकेंड आप क्वेश्चंस लगाओगे उस वाले पहली कैटेगरी के, क्वेश्चंस लगाओगे फर्स्ट कैटेगरी के, ठीक है, जो आपको बिल्कुल बढ़िया से आता है। ये 2 काम आपने निपटाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले स्लॉट में यहाँ पे आपने 5 आवर्स निकाले हैं, 5 आवर्स, तो इन 5 घंटे में 3 घंटे ये पढ़ना और 2 घंटे क्वेश्चन लगा के एनालाइज कर लेना, ठीक है। अब जो शाम वाली कैटेगरी है आपकी, ये 2 घंटे सेकेंड जो स्लॉट है आपका, इसमें आप 2 काम क्या करोगे, तो इसमें आप वो सेकेंड कैटेगरी आप इसमें पढ़ोगे जिसमें आपका रिवीजन करने मात्र से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अगेन शाम को तो 5 घंटे कोई नहीं निकाल पाएगा, मुझे पता है। तो अगर आप 3 से 4 घंटे निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसमें का 1 घंटा माइनस कर लो और बचा हुआ टाइम आप इस समय को दे दो। और जो सेकेंड वाला टास्क करना है वो क्या करना है, वो पार्ट ए लगाना है। पार्ट ए लगाना है, बताया था ना पार्ट ए में क्या करना है। तो पार्ट ए के लिए आप उसमें क्या करोगे, आप मैथ्स लगाओगे और रीजनिंग लगाओगे, 3 दिन मैथ्स लगाओगे, 3 दिन रीजनिंग लगाओगे। फिर मैम इंग्लिश और वो कहाँ गया, जनरल अवेयरनेस, तो उसके लिए तो न्यूज़पेपर बताया था ना। तो न्यूज़पेपर तो भाई गुड मॉर्निंग होते ही पढ़ना है, गुड मॉर्निंग होते ही न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ना है। तो जब सबसे पहले आप सुबह उठे हो, गुड मॉर्निंग हुई आपकी, तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस वक्त पे आपने 2 काम अपने निपटा दिए, लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का। सेकेंड, आप जब स्लॉट में थोड़ी देर बाद आप पढ़ने बैठोगे, तो आप क्या करोगे, आप अपने स्लॉट को 2 में डिवाइड करोगे। एक स्लॉट में आप वो वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, फिर थोड़ा सा गैप लेके आप क्वेश्चंस लगाओगे फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट के जो आपको बहुत अच्छे से आती है। शाम को जब सेकेंड स्लॉट बैठोगे तो आपको पहले वो कैटेगरी पढ़नी है जिसको रिवीजन करने मात्र से आपके अच्छा से तैयार हो जाएगा, और फिर थोड़ा गैप लेके आपको मैथ्स या रीजनिंग लगानी है। दैट्स इट, दिस इज द होल प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो ऑन अ डेली बेसिस। बीच में अगर जो टाइम मिलता है, सुबह वाला जब स्लॉट पढ़ने बैठे थे, शाम वाला जब पढ़ने बैठे थे, अगर बीच में जो टाइम मिल रहा है, लगता है टाइम है, तो शुरुआत में 1 आध दिन तो पढ़ते रहोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये बल्क में इकट्ठा होने लग जाएगा तो आपको उसको रिवाइज करते रहना है वो बीच वाले टाइम में। ये आपका है पूरा प्लान जो आपको फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी मैं डिटेल में वीडियोस इस पर और लेके आती रहूंगी। तो ये रहा आज का वीडियो CUET PG LLM के बारे में, जिसमें मैंने एक डिटेल में सिलेबस डिस्कस करा। मैं आपको और सब्जेक्ट वाइज भी लेकर आऊंगी वीडियोस की कैसे हम तैयार कर सकते हैं।
तो डोंट वरी, आपको अभी फिलहाल के लिए जितना बताया आप उसको फॉलो करिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी में। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जो लोग CVT PG LLM को टारगेट कर रहे हैं। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। एंड अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो भी सब्सक्राइब करना और प्रीवियस वीडियोस जाके ज़रूर चेक करना, आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोस हमने लाई है और आगे भी हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।